Assalamualaikum, good morning. Good morning everybody, welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. अच्छा, कल से बाय द वे मैं ना बस फंसी हुई हूँ उस बोट ट्रेजेडी पे जो हुई है और उस पे हम सब सवार हैं। उस पे फिर फॉलो अप के किस तरह स्मगलिंग होती है, मैंने कितनी डॉक्यूमेंट्रीज उस पे देखी। उसके बाद ये स्मगलिंग रिंग्स की बात हो जाए, कितने पैसे देते हैं, refugee status, how does that work in the world, and do you know at the moment in the world there are 110 million people जो कि displaced हैं, जो कि refugees हैं। अच्छा, at the same time हुमा, जहां हम इन लोगों को पकड़ने की बात कर रहे हैं जो ये इंसानी स्मगलिंग के सर्कल्स चलाते हैं, इनके सरगना गैर मुल्कों में भी आबाद हैं, जैसे कि अभी जो पाकिस्तान से ताज़ा गिरफ्तारियां हुई हैं, उनका हेड लीबिया में मकीम था, वो वहाँ उनसे पैसे बटोरता था। लीबिया में तो 3-4 नोन ह्यूमन स्मगलर्स हैं एक्चुअली। आपको पता है कि इस बात को भी सरफे नज़र नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर मे बी मुबैना तौर पर कुछ ऑफिशल्स भी इन मामलात में मुलव्वस हैं। पता होता है लोगों को कि कहाँ से कौन सा शख्स किस रूट से जा रहा है। आपको पता है ना, हैयत देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनका दुबई में अगर विजिट वीज़ा है, वापसी भी की कोई भी अगर कोई टिकट नहीं है या है भी, तो यू कैन रियली गेस, जैसे कि 19,000 लोगों को कनेक्ट द डॉट्स वाली बात हो सकता है, फिर आगे कहाँ जा रहे हैं। जैसे कल FIA से हमारे पास मौजूद थे मेहमान और वो बता रहे थे कि 19,000 लोगों को उतारा इसी शक की बुनियाद पर कि कहीं इन्हें आगे स्मगल ना कर दिया जाए, मगर हज़ारों निकल भी गए। तो ये भी देखने वाली बात है। Absolutely. हम इसका फॉलो अप देंगे आपको। अपडेट हमारे पास ये है कि यूनान में कश्ती डूबने से पाकिस्तानियों के जाबाहक होने पर कल मुल्क भर में आपको पता ही है यौम सोग था। मुख्तलिफ इमारतों पर आपने देखा होगा हमारा कौमी परचम सरनिगू था। वाक़े के जो हक़ाइक़ आप सामने आना शुरू हुए हैं, सुनकर सबका दिल दहल रहा है। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अ टॉप स्टोरी इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया इसको फॉलो कर रही है कि हुआ क्या है। लोग डूबे नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है, इनफैक्ट अब काफ़ी पिक्चर क्लियर हो गई है कि इनको जानबूझकर डुबोया गया है। सिर्फ ये आप देखें, वो जो जगह है जहाँ ये कश्ती डूबी है, वो एक बड़ा बिजी पार्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन है, जहाँ कार्गो बोट्स भी होती हैं, कोस्ट गार्ड्स भी होते हैं, मैरीटाइम सर्विसेज जो होती हैं भरपूर वो अपना काम कर रही होती हैं, हेलीकॉप्टर्स फिर रहे थे। मतलब जब ये कश्ती डूबी है उससे पहले सुबह इनसे कम्युनिकेशन हो रही थी, इनको पानी भी दिया गया है, पता चल रहा है दिस इज अ शिप, अ बोट इन डिस्ट्रेस, और आप मदद नहीं कर रहे। आप जैसे वल्चर्स होते हैं ना, गिद्धों की तरह आप इंतज़ार में बैठे हैं कि कब ये नीचे जाएंगे। ये एक मॉन्यूमेंटल, मैं कहती हूँ, बिल्कुल एक बेहिसी भी है, एक क्राइम भी है जो कि किया गया है। एंड द वर्ल्ड नीड्स टू टेक नोटिस। इस बात का नोटिस लेना चाहिए। आपको पता ही है आप नहीं चाहते कि आपके का अब इसमें किरदार खासा मशकूक हो चुका है। अब तो विक्टिम्स के इंटरव्यूज भी सामने आ रहे हैं, पूरी दुनिया का मीडिया सवाल उठा रहा है। के लेवल पे एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि यहाँ हुआ क्या। आप नहीं चाहते कि आपके मुल्कों में आए, ओके फाइन, मान गए, पहुंचने तो दो, मारने की क्या जरूरत है, उसके बाद वापस भी तो कर सकते हैं। कितनी दुनिया है जिसको डिपोर्ट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं, लेकिन दे वर वेटिंग के अब ये दिस इज नॉट आवर प्रॉब्लम, ये मर जाए इधर तो बेहतर है। 100% ऐसा ही लग रहा है। मतलब उन्हें रेस्क्यू करके सिर्फ इतना ही करना था ना कि पाकिस्तान की एम्बेसी या हाई कमीशन से रब्ता करना था जो पाकिस्तानी थे, और कहना था ये लोग गैर कानूनी तौर पर आ रहे थे। पाकिस्तान ने क्या कहना था, नहीं ये हमारे नहीं है, आप रख लें। ऐसा तो नहीं होना था, एक जहाज भर के वापस आ जाना था। मतलब जान से ही मार दिया। यूनानी कोस्ट गार्ड ने बचाने के बजाय लोगों के मरने का तमाशा देखा। लोग दुहाइयां देते रहे, मदद को पुकारते रहे, करीब से गुजरने वाले बहरी जहाज खाना और पानी देते रहे, लेकिन कोस्ट गार्ड्स वाले कई घंटों तक लोगों को डूबता देखते रहे। हॉरर मूवी भी ऐसी नहीं होगी। अच्छा, ये तो आप सुन रहे हैं ना लोगों की बातें, खवातीन, बच्चे, 100 की तादाद में लोगों को नीचे लॉक किया हुआ था। बिल्कुल जो बेस पार्ट होता है ना, जहाँ समझें कि अगर कोई फिश ट्रॉलर है या समथिंग, बिल्कुल तय खाना जहाँ मछलियाँ रखी जाती हैं ना, बिल्कुल तय खाना जो होता है, वहाँ लॉक किया हुआ था। और कहा यह जा रहा था कि वो बार बार आके पानी मांग रहे हैं या निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आओ उनको लॉक कर दें। और इसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी थे।
मैं सोच भी नहीं सकती कि इनके आखिरी घंटे क्या कुछ दिन ही क्या गुजर रहे होंगे जो उस ट्रॉलर में बंद हैं, जो लॉक हुए हैं, जिनको पता है कि दे हैव नो वे आउट। गहरा समुंदर और ये दिस इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन। 6 लोग तो किसी भी मदद आने से पहले ही जान गंवा चुके थे। किससे? प्यास से, क्योंकि फ्रेश वाटर नहीं था। इमेजिन। अच्छा जी, FIA ने अब तक 83 पाकिस्तानियों के लापता होने की तस्दीक कर दी है और FIA ने वाक़े में मुलव्विस एजेंट्स की गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी हैं। वजीराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 2 एजेंट्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हमारे यहाँ आई एम सॉरी बट ऐसा ही होता है कि जब भी कोई हादसा हो जाता है फिर इदारे हरकत में आते हैं। हालांकि सब जानते हैं मौत का ये खेल जो है दहाइयों से जारी है। पहले भी एजेंट्स गिरफ्तार होते हैं और फिर कुछ अरसे बाद ऑब्वियसली उनको रिहा कर दिया जाता है। अभी इसी साल फरवरी में आपको याद दिलाएं, कश्ती डूबने से कई जानें ज़ाया हुई थी, जिनमें हमारी एक एथलीट खातून भी शामिल थी। वक्त आ गया है कि अब इस मसले को जड़ से ख़त्म किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो कह रहे हैं उस पर अमल भी होना चाहिए। जो जुल्म किया यूनान की वहाँ पे कोस्ट गार्ड्स ने कि जब लोग डूब रहे थे उन्होंने इंटरवीन नहीं किया, सोगवार है। लेकिन मेन जो करने वाली बात यह है कि इस कारोबार को बंद होना चाहिए। मेरा ख्याल है वक्त है, इलेक्शन से पहले हमारे पास 1.5-2 महीने हैं। इसमें जो है हमें एक मुतहद हो के हुकूमत को और अपोजिशन को इसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए कि जो लोग इस कारोबार में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ जो है सख्त तरीन एक्शन हो। आई होप के हो भी सिर्फ ऐलानात और बयानात तक ये मामला थोड़ा सा आई एम सॉरी टू से, लेकिन लैक ऑफ फेथ और लैक ऑफ ट्रस्ट भी हो चुका है, क्योंकि ये कल पहली बार नहीं सुना कि हाय ये भी होता है दुनिया में। हो रहा है, कब से हो रहा है और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। दे आर कंप्लिसिट इन दिस। बुनियादी तौर पर FIA का काम है कि वो मौत के इस खेल को सर्टनली रोके। FIA वजारत दाखिला के अंडर आती है। अफसोस से कहना पड़ता है कि वजारत दाखिला की इस मामले में कारकर्दगी साल से इंतहाई मायूस कुन रही है। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ वज़ीर दाखिला भी मौजूद होंगे, लेकिन गुजरावाला से भी मुतअद्दिद ऐसे नौजवान हैं जो लापता हैं। कुछ का पता लग गया है, कुछ की तस्दीक हो गई है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट राना अंसर के पास डिटेल्स हैं, लेट्स गो टू हिम। अजी, लीबिया का जो कश्ती हादसा है उसमें सवार बदकिस्मत अफराद में गुजरांवाला का रहायशी अकमल भी शामिल था। अकमल भी यूरोप के सुहाने ख्वाब सजा कर यहाँ से गया था और इस हादसे का शिकार हो गया। अकमल के घर में शोक का समा है। अकमल की छोटी सी एक बेटी है, उसकी जो बीवी है वो अपने शोहर का इंतज़ार कर रही है। आप बताएं कब बात हुई थी आपकी? मेरी 7 तारीख को हुई थी। 7 तारीख को हुई थी। वो कह रहे थे कि जुमेरात वाले दिन ना शिप निकलेगी लीबिया से इटली की तरफ रवाना होगी, तो अगर मैसेज वगैरह फ़ोन नहीं आए तो समझ जाना कि हम लोग निकल जाएंगे। फिर उसके बाद कॉल रिसीव कुछ भी नहीं, कॉल नहीं आई, मैसेज भी नहीं आया। फिर वो लोग चले गए। आज 12 दिन हो गए हम उनका वेट कर रहे हैं, मैसेज कॉल कुछ भी नहीं आया। तो मियां नदीम ने हमारे साथ धोखा किया है। 22 लाख भी लेके वो चले गए, ना हमारे आदमी का कुछ पता चल रहा है। मेरा तो एक ही कमाने वाला, वो मुझे छोड़ना भी नहीं चाहते थे। मेरी बच्ची है, हमारा कोई भी सहारा नहीं है। हमने जो मेन बेटी है, हम बहुत गरीब है, हमारी मदद की जाए। हमारे शोहर को ढूंढ के ना पाकिस्तान लाया जाए, हमारे पैसे भी दिलवाए जाएं, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बहुत गरीब हालात हैं। यहाँ कोई कारोबार नहीं है, सिर्फ इसी वजह से बहुत महंगाई है, इसी वजह से वो परेशान होकर वहाँ पे गए हैं कमाई के लिए, और वो भी हमारे साथ धोखा हुआ है। हमारी मदद की जाए, हमारी ये रिक्वेस्ट है। हमारा शोहर और भी जितने पाकिस्तानी भाई हैं सबको ढूंढ के यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में लाया जाए। जी, आपने अकमल के घर वालों की बात सुनी। तकरीबन तमाम घरों की यही कहानी है कि अपने घर वालों के लिए कुछ करने के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए ये लोग यहाँ से यूरोप गए थे और जाने से पहले सब ने घर वालों को बताया कि वो इटली के लिए कश्ती में सवार हो रहे हैं। उसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं, वो कहाँ खो गए हैं और उनके घर वाले अपने प्यारों का इंतज़ार कर रहे हैं। बाज़ मौक़े ऐसे होते हैं जब आप रिपोर्ट तो करना चाह रहे होते हैं हक़ाइक़, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप अपने जज्बात पर किस तरह काबू पाएँ और किस तरह से हक़ाइक़ आवाम तक पहुँचाएँ। और ये भी ऐसा ही एक मौका है जहाँ आप देख लें, ये बच्ची है, नौजवान लड़की, पता नहीं इसके शौहर का क्या बनेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, अल्लाह करे मिल जाए। और कितनी एक डेस्परेशन और होपलेसनेस थी उस लड़की की शक्ल पे, जिसको पता भी है कि अब वो वापस नहीं आएगा। अच्छा, ये जो 22 लाख
लाख रुपए का जिक्र है ना, घर बेचा होगा, ज़मीन बेची होगी, कुछ भी बेचा होगा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं होनी चाहिए कि इन लोगों को इनके पैसे वापस दिलाए जाएं। जिन्होंने ये पैसे लिए हैं ना, कहीं से भी उनसे ये पैसे निकलवाएं। वो अपनी ज़मीनें बेचें, अपनी जायदादें बेचें, अपने घर बेचें। 22 लाख रुपए लिए हैं ना, हर फैमिली से 22, 30, 25, 32, 35 लाख रुपए लिए हैं ना। जो जिसने भी जिससे पैसे लिए हैं, तमाम विक्टिम्स मौजूद हैं। इतना तो हम कर सकते हैं कि अगर हम उनके प्यारों को वापस जिंदा नहीं कर सकते तो उनके पैसे तो वापस दिला सकते हैं। नॉट जस्ट दैट, ये तो आप वो बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़मीनें, अपनी दुकानें और इस किस्म की चीज़ें, अपने एसेट्स बेचे हों। बहुत से लोग तो कर्जा लेके जाते हैं। तो आप सोचें कि जो गए वो तो खैर अब वापस नहीं आने वाले, जो पीछे रह गए उनको वो कर्जा भी उतारना पड़ेगा। बिकॉज इट्स नॉट एज इफ कि उनके पास ये ज़मीनें थी तो उन्होंने बेच के सब कुछ कर लिया। दे आर सो पुअर, मोस्ट ऑफ देम आर सो पुअर कि वो इधर उधर से मांग के, रिश्तेदारों से जो कर्जा देते हैं उनसे, हर जगह से मांग के जमा करके जाते हैं। तो अब उनके पीछे वो लोग पड़ जाएंगे। ये एक ट्रेजेडी ऑफ डेस्परेट प्रोपोर्शंस है। जिनके वापस नहीं आए वो भी नहीं आने, और अब इनके पीछे कर्जे वाले पड़ जाएंगे कि हमारे पैसे वापस करो। और दूसरी बात यह है कि बच्ची देखी थी आपने, ये अकमल की जो बच्ची थी जो इसकी अहलिया की गोद में थी, कौन बाप होगा जो अपनी गोद में खेलती बच्ची को छोड़कर इस तरह, उसे पता होगा कि पुरखतर एक रास्ता है, मैं जा रहा हूँ। उसे पता था, उसने बताया कि फ़ोन पे बताया था कि शिप निकल जाएगी। ज़ाहिर है शिप का जब पता होता है तो उसके बाद इंसान के जहन में 100 तरह के वसवसे आते हैं कि पता नहीं पहुँचेंगे, मार दिए जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ऑलरेडी एक लेवल ऑफ गुर्बत और लेवल ऑफ हेल्पलेसनेस भी हमें यहाँ पर देखना चाहिए। और आई वंडर कि जो हमारे हुक्मरान हैं, नींद आती है आप लोगों को रात में पुरसुकून? सो जाते हैं कि आपके सामने कौम के सैकड़ों नौजवान इसलिए मौत के मुंह में चले गए जानते बूझते क्योंकि उन्हें यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बात तो सारी ये है ना कि वो क्यों जा रहे हैं, बिकॉज देयर इज़ नथिंग हियर। और इसी साल आप देख लें, वैसे तो इट हैज़ बीन हैपनिंग ओवर द ईयर्स, लेकिन इस साल लीगल तरीक़ों से, इलीगल तरीक़ों से जो निकल सकता है वो जा रहा है। इज़ दिस द कंट्री दैट वी वांट? इज़ दिस द पाकिस्तान दैट वी वांट? राना सनाउल्लाह हमारे साथ हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला। उनसे बात कर लेते हैं। राना साहब, अब हमारे पास अल्फाज नहीं है, बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है। सैकड़ों पाकिस्तानी जो है डूब गए हैं, और अब पाकिस्तान में इस भयानक काम में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। लिटिल टू लेट आई वुड से, और ऐसे वाक़यात पहले भी होते रहे, ये कोई नई बात नहीं है। FIA मुलव्वस अफराद को पकड़ती भी रही है। ऐसे कितने गैंग हैं जो इस काम में मुलव्वस हैं, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। और अब तक की तफ्तीश से क्या बताया गया, क्या चीज़ें सामने आई हैं? इसमें जो है वो तहकीकात हो रही हैं। इसमें 3 एरियाज़ में जो कमेटी हमने बनाई है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, उसमें ये कहा कि एक तो ये है कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए, और उनके ख़िलाफ़ जो सख्त तरीन क़वानीन हो सकते हैं इस बारे में, उनके तहत जो है वो कार्रवाई की जाए ताकि इनको करार वाक़ई जो है वो सज़ा मिले। दूसरा ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ये देखा जाए कि इस धंधे को, जो कि इंतहाई जो है वो यानी कभी और गैर कानूनी एक सिलसिला है जो कि रुकने का नाम नहीं लेता, तो इसको जो है वो इंटरनेशनल जो है वो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन जो है वो हासिल की जाए। तो इससे पहले जो वाक़यात हुए हैं तो उनमें सज़ा जो है वो, जो अब तक की इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है, सज़ा बहुत कम लोगों को हुई है। ये लोग बाद में कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं और लोगों को पैसे दे दिला के जो है ये अदालत से जो है ये बरी हो जाते हैं। राना साहब, सज़ाएँ सर्टनली कम मिली हैं, इस मरतबा भी बयानात ही हैं। अब देखते हैं कि क्या वाकई इनको करार वाकई सज़ा दी जाती है। इसी सिलसिले में हम आपसे जान लें कि वज़ीर आज़म की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है, क्या मैंडेट होगा इसका और क्या दायरा कार तय किया गया इसके लिए? जी, इस कमेटी का मैंडेट फर्स्ट चांस के तौर पे है कि इन यानी मुल्ज़मान को जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलव्वस हैं, जिन्होंने इन नौजवानों को जो इस हादसे में जो है वो जाँ बहक हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनको जो है वो गिरफ़्तार किया जाए। दूसरा ये है कि उन्हें गिरफ़्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और उनसे वो रकूम बरामद की जाए और इन विक्टिम फैमिलीज़ को जो है वो दी जाए, क्योंकि जो वो बड़ी रकूम है, एक एक फैमिली के 8-8 लोग हैं और
उनसे कोई 20 से 30 लाख रुपए फ़ी कस के हिसाब से जो है वो उन्होंने जो है वो वसूल किए। और दूसरा ये है कि मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पे ऐसे अमल को, ऐसे गैर कानूनी अमल को जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है, इसको रोकने के लिए कानून में क्या अमेंडमेंट्स हो सकती हैं और इस बारे में और क्या एहतियाती और तादीबी तदाबीर अपनाई जा सकती हैं कि जिससे ये जो है ये सिलसिला जो है ये रुक सके। और तीसरा ये है कि ये कमेटी रिकमेंड करे कि कवानीन में और क्या बेहतरी लाई जाए। बेहतरी से मुराद ये है कि सज़ाओं को सख्त किया जाए, इनको नॉन बेलेबल किया जाए और इसमें सज़ा को जो है वो यकीनी बनाने के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। क्योंकि इससे पहले जो वाक़यात होते रहे हैं वो को इतने बड़े वाक़यात तो नहीं हुए जैसा ये वाक़या हुआ है। ये वाक़या तो बहुत बड़े नुकसान का बायस बना है। तो उन वाक़यात में जो लोग पकड़े गए वो बाद में जो है वो किसी न किसी बहाने ज़मानत पे बाहर आ गए, फिर लोगों के साथ मिल के सुलह करके दे दिला के कोई पैसे, तो उन्होंने जो है वो बरी हो गए। तो इसमें सज़ा का जो अब तक की इन्फॉर्मेशन है वो सज़ा बहुत कम हुई है लोगों को, तो इसमें सज़ा को जो है वो यकीनी बनाया जाए। तो ये मैंडेट है जो कमेटी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बनाई है और होपफुली ये विद इन डेज़, नॉट मोर दैन 1 वीक जो है ये सारी अपनी जो है वो एक्सरसाइज को मुकम्मल करके ये रिकमेंडेशन देगी और उसके मुताबिक इन मुल्ज़मान को इंसाफ के कटहरे में भी लाया जाएगा और हम इंशाअल्लाह ताला इनको जो है वो जो अमेंडमेंट्स तजवीज़ करेगी ये कमेटी, तो उसके मुताबिक कानून को भी जो है वो अमेंड किया जाएगा। राना साहब, बात यह है कि वी आर वेटिंग फॉर अ डे जब हमारे जो कानून है, हमारे लॉज हैं, वो इतने स्ट्रिक्ट हों कि कोई पैसे दे दिला के बेल, जिस तरह आप ही ने बताया है कि वो कुछ दिनों बाद निकल भी जाते हैं, कैसे निकल जाते हैं। सारी इन्वेस्टिगेशन तो पहले इस बात पे भी होनी चाहिए, क्राइम कोई भी हो, ये पैसे दे के मिल मिला के कैसे बेलें हो जाती हैं लोगों की, ये बहुत अजीब किस्म की बात है। और अब तो ऑब्वियसली एक कौम को इस बात पे गुस्सा भी चढ़ा हुआ है बिकॉज ये ट्रेजेडी इज़ अनबिलीवेबल। और आप कह रहे हैं कि लॉज को ज़रा स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। जो लॉज हैं पहले वो इम्प्लीमेंट तो हो जाएं, बाद में स्ट्रिक्ट हों। हमारे यहाँ तो ये भी बड़ा मसला है। अब बीबीसी का आप बताएं कि इसके बारे में क्या होगा कि बीबीसी ने इंकशाफ किया है कि कश्ती हादसे में यूनानी कोस्ट गार्ड्स की मुजरिमाना गफलत है और ये तो आई विटनेसेस बता रहे हैं। ये तो अब ये बड़ी क्लियर एक साफ बात हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या इस मामले पर हुकूमत यूनान से बात करेगी? कोई उनसे होगा कि तुम लोगों ने किया, विल दे बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल? जी बिल्कुल, ये बात करेगी, बात होनी चाहिए। बल्कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत तो करे ही करेगी, हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि वो ये करे। लेकिन वो ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं, जो छोटी छोटी बातों पे तो बड़े लंबे लंबे ख़त लिखती हैं और बड़े दस्तखत करके भेज दी हैं, तो उन्हें ये चीज़ें नज़र नहीं आई उन्हें कि भले वो गैर कानूनी तौर पे ही जा रहे थे, लेकिन उनका जो है वो तरीक़ाकार उनको अरेस्ट करने में था, उन्हें गिरफ़्तार कर लेते उन्हें, और गिरफ़्तार करके उनको इंसाफ के कटहरे में पेश करते, भले उनको सज़ाएँ देते, लेकिन उनको जो है वो ऐसे हालात से दो चार करना कि वो मर जाए वहाँ पे डूब के, तो ये इससे बदतरीन जो है वो इंसानियत की तौहीन जो है वो क्या हो सकती है, और ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी जो है वो क्या हो सकती है। और वहाँ पे उस कश्ती में जिस किस्म के वाक़यात पेश आए हैं, जिस तरह से अब जो ख़बरें सामने आ रही हैं, तो वो बड़ी तकलीफ़ देह हैं कि वो किन हालात में उनको सफ़र करवाया जा रहा था, किस तरह से पानी की प्यास से लोग मरते रहे और उस तरह से लोगों को ऊपर जाने में और नीचे रखने में जो वहाँ पे जुल्म किया गया, सख्ती की गई, और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी शहरियों के साथ जो वहाँ पे सलूक किया गया, जो लोग बच निकले हैं या बच गए हैं वो बता रहे हैं सारी चीज़ें। तो ये तो बहुत ही जो है वो बाइस तशवीश जो है वाक़या है। इसके ऊपर गवर्नमेंट बिल्कुल अपना फ़र्ज़ अदा करेगी। हमारा जो फॉरेन अफेयर डिपार्टमेंट है वो इस बारे में जो है वो ख़त व किताबत और बाकी जो भी ज़राए हैं उनको बरूए कार लाने जा रहा है। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जो मौजूद हैं और जो इंटरनेशनली मौजूद जो तंजीमें हैं उन्हें आगे आना चाहिए और उन्हें इस चीज़ को यकीनी बनाना चाहिए कि दोबारा इस किस्म का हादसा ना हो।
राना साहब, आपने कहा इंसानी हकूक़ की तंजीमें, सर उन्होंने जो करना होगा वो कर लेंगे, आप सिर्फ अपने काम पर फ़िलहाल तवज्जो दे लें। सो हमें ट्रेजेडी ये है कि दूसरों के काम तो याद आते हैं, इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी ख़त लिख लेंगे और हम भी यहाँ पर आवाज़ उठाते रहेंगे। रूट पे जाने की ज़रूरत है। अव्वल तो पहले ये पता करें ना, ये लोग निकल कैसे रहे हैं पाकिस्तान से, वहाँ जाके क्या होना उसकी इन्वेस्टिगेशन, दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। इधर से कैसे निकल रहे हैं? बात यह है कि चिड़ी का बच्चा पर नहीं मार सकता हुकाम को पता हुए बगैर। सो ये सारा कुछ चल रहा है, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ नहीं, सब कुछ पता है। और एक मज़ाइका बात ये लगती है कि कॉरेस्पॉन्डेंट्स दुनिया से आके पूरे इनके नेटवर्क्स के इंटरव्यूज करके चले जाते हैं, रूट बता देते हैं, ऑलमोस्ट लोगों की एक शनाख्त हो जाती है, वो करके निकल जाते हैं। हमने कुछ नहीं किया क्योंकि हम पकड़ नहीं सकते, हम और मामलात में बिजी हैं, हमारी FIA और तरफ मसरूफ़ है। खैर राना साहब, इस पे तो लेट्स सी जब होता है जो कुछ होता है। अब ज़रा सियासी बात भी हम आपसे कर लें मुख्तसरन, कि आपको पता ही है बड़े इख्तलाफात अब खुल कर सामने आ रहे हैं PPP और आपके दरमियान, क्योंकि PPP तो मुख्तलिफ फोरम्स पर शिकायत के अंबार लगा चुकी है। क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है आपको इस इत्तेहाद का, या फिर सिर्फ इलेक्शन की तैयारी है और इलेक्शन माहौल बनाने की आपके ख्याल में कोशिश की जा रही है? देखें, वो शिकायत के अंबार लगाने से या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के वो तकरीर करने से, जिस तकरीर का बहुत ज़्यादा जो है वो शोर उठा है, उससे पहले इख्तलाफात हल हो चुके थे। उससे पहले ही पीपल्स पार्टी की जो आला सतही कमेटी है वो वज़ीर-ए-आज़म से मिल चुकी थी और वज़ीर-ए-आज़म ने उनके एतराज़ात को तस्लीम करते हुए, जो हो सकता है क्योंकि इस वक्त मुल्की मुआशी हालात जैसे हैं वो सभी को मालूम है, बड़ी कम गुंजाइश है, तो लेकिन जो है उसके मुताबिक उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया था। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी मालूम था उस वक्त कि जो मुतालबा, जो शिकायत वो करने जा रहे हैं वो हल हो चुकी है, हल हो जाएगी। तो ठीक है, सियासी तौर पे उनका ये बात करना जो है मेरा ख़्याल है कि उन्हें सूट करता था। और वैसे भी जलसे में जब कोई लीडर तकरीर करता है तो उसमें इन चीज़ों का और लोगों की यानी समाअत करने और लोगों की किस किस्म की वो बात सुननी चाहते हैं तो वो बात करनी पड़ती है, बात होती है। तो इसमें कोई ऐसी फ़िक्र या तशवीश वाली बात नहीं थी। उन्होंने जो बात की वो उन्होंने सियासी हवाले से अपने तौर पे जो मुनासिब समझा उन्होंने किया, लेकिन कोई इख्तलाफात नहीं है। सारे मामलात जो हैं वो खुश उसलूबी से, पूरा टेन्योर जो कोलिशन गवर्नमेंट का है पिछले 13-14 माह का वो गुज़रा है, और बाकी जो कोई 1-2 माह रहते हैं वो इंशाअल्लाह ताला इसी इत्तफाक़ राय से और इसी अफ़ाम तफ़हीम से गुजरेंगे। आई वंडर, आप कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब को पता था कि मामलात हल हो चुके हैं या हल होने के करीब हैं जब उन्होंने ये तकरीर की। उनकी तो उसके बाद भी बयानात सामने आ रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, अभी आपने सवाल तो कर लिया, मेरा कोई बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में। आई एम स्टिल स्टक ऑन व्हाट हैपेंड इन विद दोज पीपल जो यहाँ से निकले। मुझे तो वो जो लड़की की हमने अभी वीडियो दिखाई है, जिस तरह वो रो रही थी, जो डेस्परेशन थी, आई एम श्योर हु वांट्स के वो इतनी गुर्बत में खुद बैठी हुई है, छोटी सी बच्ची है उसके पास, कि वो उसका मियाँ भी चला जाए कहीं दूर, और अब ये पता चल रहा है कि वो वापस भी नहीं आएगा बिकॉज ही इज़ गॉन। मतलब मैं सिर्फ ये इमेजिन कर रही हूँ कि कितने घर हैं। हमने तो एक छोटी सी आपको एक क्लिप दिखाया है, ऐसे सैकड़ों, दर्जनों नहीं है, सैकड़ों हैं, सैकड़ों ऐसे खानदान हैं हमारे जो कि बर्बाद हो गए हैं, जो तबाही हुई है, वाले लोग हैं। दिस इज हार्ट ब्रेकिंग। और बहुत से पेरेंट्स तो ऐसे लग रहा था दे डिडंट वांट देयर किड्स टू गो। वालिदैन तो आपको पता है रेजिस्ट करते ही हैं। आई वंडर कि हाँ, पूरी कौम का तो दिल टूटा हुआ है। कौमी सतह पे यौम शोक का भी ऐलान कर दिया गया, लेकिन उतना ही जुनून, उतना ही दुख की शिद्दत और गम की शिद्दत के बाद एक्शन होता हुआ भी हमें नजर आए। वी कैन जस्ट होप फॉर इट। वो कहते हैं ना, सुनता जा शर्माता जा, बिल्कुल यही हुआ है। एंड ऑल्सो इफ यू कनेक्ट, कि अभी हम ब्रेक से पहले क्या बात कर रहे थे और उसके बाद अब इस खबर पे होना, तो फिर तो माशाल्लाह और क्या मौका है ये गुफ्तगू करने का। हाँ, माशाल्लाह। बाकी तो सब कुछ इतना अच्छा गुजर रहा है ना मुल्क में कि आओ ये भी कर लें। अब ये क्या है, अब चूंकि मुल्क में यौम सोग है तो ये गुफ्तगू भी हो ही जाए। ये सोचिए आप, ये हाल देखिए। ये हाल है जनाब चेयरमैन सेनेट के लिए मंजूर होने वाली इमारात के बिल का। बिल के तहत चेयरमैन सेनेट यानी हाजिर
और साबिक दोनों, हाजिर और साबिक दोनों पाकिस्तान के सबसे मरात याफ्ता अफराद में शामिल होंगे। सुनते जाइए लिस्ट। दिलचस्प बात यह है कि 2 साबिक चेयरमैन सेनेट, रज़ा रब्बानी जो हमें लगता है कि बड़े सही तारीख की दुरुस्त समत पे खड़े होते हैं, और फारूक इजनाइक भी बिल पेश करने वालों में शामिल थे। बिल के तहत हर चेयरमैन सेनेट को अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद ताहयात 12 मुलाजमीन और 6 गार्ड्स मुस्तकिल तौर पर मिलेंगे। क्यों भाई, क्यों? सबसे पहले तो सवाल आता है क्यों, क्या तीर मारा है आप लोगों ने? 12 मुलाजिम, हु आर यू? ये कौन सी किंगडम चल रही है इधर कि आपको, आप जब काम करके चले भी गए तो आपको ये चीजें मिलेंगी? आगे बताएं जरा। मेरी बात सुने, वो बादशाह सलामत है ना, उनको 12 मुलाजमीन चाहिए, 2 उन्हें अपने दरबार में चाहिए, 2 उन्हें अपने खास लोगों के लिए चाहिए, 2 उन्हें बाथरूम के बाहर चाहिए, 2 उन्हें बेडरूम के बाहर चाहिए। खैर, जहां भी जाएंगे ये लोग VVIP सिक्योरिटी दी जाएगी। बैरून मुल्क सफर पर, कमर्शियल फ्लाइट पर अपने घर का एक फर्द या रिक्विजिशन जहाज पर 4 अफराद को साथ लेकर जा सकेंगे। ये सॉरी शर्मनाक बात है। मतलब यहाँ मुल्क में तो हम कर ही रहे हैं जो कर रहे हैं, बाहर भी जाएंगे तो हम अपना पूरा प्रोटोकॉल लेके जाएंगे। व्हाई? व्हाट हैव यू डन टू डिजर्व दिस? सीरियसली आगे बताएं। अपने मनपसंद लोग लेके जाने होते हैं। हाँ, ये बस साथ जो लोग जाते हैं ना, उन पे भी बाय द वे क्वेश्चन है, बट एनीवे वी विल मूव फॉरवर्ड। चेयरमैन सेनेट को सरकारी क़यामगाह के लिए फर्नीचर की मद में एक बार 50 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि उनके पास तो दरियां हैं ऑलरेडी घर में, फर्नीचर तो है ही नहीं, वो तो तकिए लगा के सोते हैं सोफे पे। हाउस रेंट 2.5 लाख रुपए मिलेगा। बिल के मुताबिक अगर कोई अच्छा, क्योंकि तब तक ये सब कुछ लूटने के बाद, आई एम सॉरी टू से, घर तो अपना होगा नहीं ना, तो और रेंट भी दे दे इनको। व्हाट इज गोइंग ऑन? दिस इज अ जोक। अगर कोई सहूलत या मराहत इस बिल में रह गई है, इन केस हम कोई भूल गए हैं जो हमें बाद में याद आए, तो बाद में चेयरमैन सेनेट फाइनेंस कमेटी से इसका मुतालबा कर सकेंगे। हद सुटो। आय अल्लाह, मेरा तो दिल चाह रहा है खबर ही ना सुनाए आगे। मतलब ये एक ट्रेजेडी है, ये एक ट्रेजेडी है। प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा। इस पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का मौक़िफ़ क्या है, ये भी सुनो। अच्छा, मौक़िफ़ भी है, उसके बाद कुछ बोला, बताएं। चेयरमैन सेनेट अगर अपने घर में रहेगा, जाती घर में, उसको 1 लाख रुपए किराया मिलेगा। कल को अगर कोई चेयरमैन सेनेट है, वो अपने घर में रहना चाहता है, तो उसका किराया हमने 2.5 लाख रुपए किया। अब आप बताएं, इस्लामाबाद में 2.5 लाख रुपए में आजकल कोई रह कर तो दिखाए। ऑडिट कहते हैं सिर्फ PIA लिखा है जनाब, इसको फिर आप किसी और को क्यों देंगे? और मेंबरान सेक्रेटेरिएट को कहते हैं जी हमें अलाउंसेज ऐसे, हमारे जो वोचर्स या टिकट दे दें जो हम किसी और जहाज पे भी ट्रेवल कर सकें और सस्ती भी हैं। तो हमने ये एक्ट में अमेंड करके उनको भी ऑथराइज कर दिया है कि बाकी जो जहाज ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो भी जाएं। काम पूरा मुल्क कहता है आप लोग उनके लिए करें, लेकिन रहे बेकारी, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए पहले कौम के नुमाइंदे ठीक रहेंगे। इंडिया में सेनेटर्स के लिए पेंशन है, उनकी तनख्वाह $5000 जितनी है। बाकी दुनिया के तमाम सेनेटर्स में आप चले जाएं, पेंशनेबल हैं। उनको सेनेटर्स के लिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। यहाँ पे तो हम इस पासपोर्ट को देते हुए भी हमें बीमारी हो जाती है कि पता नहीं क्या लेके जा रहे हैं। भाई साहब, वो सरकार के काम करें, आपकी मुल्क की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं दुनिया में। चेयरमैन सेनेट को कहते थे, शुरू में जब मैं बना तो स्टेट विजिट में जा रहा था मालदीव, कहते थे $160 सर आपको मिलेगा पूरे टूर के लिए। मैंने कहा ये रख लो, मैं उधर किसी को खाना खिलाऊंगा, अपने जेब से खिला दूंगा। ठीक है, $160 वाली बात ठीक, लेकिन और बहुत सी बातें आपने गिनवाई हैं। अपने घर में रहते हुए रेंट क्यों आपको मिल रहा है? और कंपैरिजन आप इंडिया के साथ कर रहे हैं। हाँ, उनके और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पब्लिक फोरम पे बैठ के आप अपने पासपोर्ट को डिस कर रहे हैं। अगर आपको मसले हैं तो आप सोच सकते हैं कि अब आपके साथ क्या हो रहा है। ये लोग जो आगे बैठे हुए तालियां मार रहे हैं, इन लोग को मतलब किसी को, आई एम सॉरी, अगर इतनी ढिठाई से आप लोग ये करेंगे तो हम भी ये कहेंगे कि शर्म आनी चाहिए। इन सारों को शर्म आनी चाहिए कि आप मुल्क का हाल देखें। आप कंपैरिजन करते हैं उन मुल्कों के साथ, फॉर इंस्टेंस इंडिया के साथ, उनका बजट देखें, उनकी इकोनॉमी देखिए, कोई मुकाबला है हमारा? नहीं, हम और आप हैं, आवाम हैं कुर्बानी देने के लिए। पहले ये ठीक हो जाए। पहले उन्होंने कहा ना अवामी नुमाइंदे ठीक होंगे, फिर मुल्क ठीक होगा। भाई तुम क्यों ठीक हो? कौम क्यों ना ठीक हो? अवाम क्यों ना ठीक हो? कौन सा आप लोगों ने तीर मारा है जो ये सारा कुछ चाहिए? पता लग जाए जरा हमें। मैं कहती हूँ कि जो अवाम सड़कों पे निकलती है ना, और चीजों के लिए, ऐसी चीजों के लिए निकलना चाहिए करोड़ों की तादाद में लोगों को, कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। मतलब एक तो कोई तीर नहीं मार के गए, और जब चले गए तो तब भी आपको सजा के रखा जाए। क्यों भाई? जो आपके पास है, यू शुड बी गिविंग इट बैक टू द पब्लिक, टू द नेशन।
नहीं जी, हम बैठेंगे भी उसके बाद जब तक हम ताहयात, जब तक हम रहेंगे, बादशाह सलामत महाराजा जी आपकी मतलब कि ये 12 लोग उनके आगे मौजूद होने चाहिए, मुलाजमीन और 6 गार्ड्स होने चाहिए। यू नो आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स, क्योंकि ये इमोशंस इतने कोई ज़बरदस्त हुए हैं और जिस तरह ये सारे बैठ के तालियां बजा रहे हैं कि अप्रूवल होना चाहिए इस चीज़ का। मेरी बात सुनिए, यू आर ऑल कंप्लिसिट इन दिस, अगर कोई गरीब है ना सेनेटर या कोई मिडिल क्लास है, मैं कहता हूँ हिसाब किताब कर लें, उसको उसके हिसाब से पैसे दे दिए जाएं। या तो आप कहें कि जी सारे मेडिटेरेनियन में ना छलांग मार के मर जाएं, ठीक है, आप रोक रहे हैं। या अगर तो नहीं है कोई और अफोर्ड कर सकता है और सबको पता है कि क्या कुछ अफोर्ड कर सकता है, तो फिर तो ये ज़्यादती है इस मुल्क और कौम के साथ। इसमें आसिफ किरमानी साहब की भी गुफ्तगू आपको सुनाते हैं, वो कहते हैं हम ज़्यादातर मिडिल क्लास है, लेकिन क्या ये वही सेनेटर्स नहीं है जिन पे इल्ज़ाम हमेशा लगता रहा है कि करोड़ों रुपए दे के आते हैं, खरीदते हैं सेनेट के ठेके पे, ब्ला ब्ला ब्ला। छुपाने वाली बात रही है, who are you making a fool of really? सुने क्या कहा। जब ये जुमे को यहाँ बिल को पास हुआ तो मेरे तो इल्म में नहीं था एनीवे, और उसके बाद एक इतना मीडिया में तूफ़ान बरपा हुआ कि ऐसे लगा जैसे कि कोई सेनेट के मेंबरान नहीं बैठे, को बहराम डाकू आ गया यहाँ कि जो सब कुछ लूट के ले गया है। एक तासुर ऐसा है कि पता नहीं यहाँ शायद क्या लूट मार का बाजार गर्म है, हालांकि मेजॉरिटी में समझता हूँ कि लोग जो हैं वो यहाँ मिडिल क्लास के भी बैठे हुए हैं, जो डेवू में भी सफ़र करते हैं और जो गाड़ी में अपनी पेट्रोल नहीं डलवा सकते। ये जो मेरे बड़े मोहतरम दोस्त हैं जो लिखते हैं ऐसी बातें, कम से कम वो ये भी तो लिखें कि जो लोग 15-15 लाख 18-18 लाख की पेंशनें ले रहे हैं, उनकी इस पाकिस्तान के निज़ाम की बेहतरी लाने में क्या कंट्रीब्यूशन है। उधर नहीं आएंगे, उधर पड़ जलते हैं। नहीं, वो भी बात होनी चाहिए और यहाँ भी बात होगी। सर, जो लोग मिडिल क्लास हैं, जो लोग वाकई मिडिल क्लास हैं, सेनेट में बैठे हुए हैं, बड़ी अचीवमेंट है कि सेनेट तक पहुँच गए हैं, तो उनको तो सहूलत मिलनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि कितने लोग मिडिल क्लास नहीं हैं और कितने लोग अपर क्लास भी नहीं हैं और कितने लोग एलीट ऑफ द एलीटिस्ट हैं जो सेनेट में बैठे हुए हैं और चेयरमैन की कुर्सी तक तो ऐसे पहुँच रहे हैं ना लोग जैसे। सो आपने वो फहरिस्त सुनी ली होगी ना जो चाहिए महाराजा चेयरमैन सेनेट साहब को, जब तक वो जिंदा हैं, जब तक उनकी सांसें रवा दवा हैं। और जहाज में एक बंदा भी चाहिए। जी बिल ऑब्वियसली साबिक होने जाने के बाद मतलब वो आप पे ना ऐसे करके वो हवा देने के लिए, ताकि आपका मौसम, आपके इर्द गिर्द एनवायरनमेंट ठीक रहे। इट्स लाफेबल, इट इज़ शेमफुल ये जो हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, हम क्वेश्चन करते हैं कि ये लोग अपने 20-20 लाख रुपए दे के इलीगल इमिग्रेशन करते हैं और स्मगलर्स को पैसे देते हैं, फिर मेडिटेरेनियन इटली जाते हैं। यहाँ भी यही हो रहा है। आई एम सॉरी, ये जो सारी पैसे दे के ये सेनेटरशिप ली जाती है, ये वजारतें ली जाती हैं, दिस द सेम थिंग, बिकॉज वी नो कि आप चाहते हैं कि आपके ख़ानदान जो है उसके बाद संवर जाएं। तो बात तो सारी अपने अपने लेवल पे एक ही जैसी कर रहा है। महताब हैदर हैं, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद, उनसे ज़रा बात करते हैं। महताब साहब, मुल्क की मईशत शदीद, मतलब हम क्या अवामी नुमाइंदों की खुशहाली की बात करें, आवाम का गला घुट के मुर्दा, तकरीबन नीम मुर्दा हालत में पड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे बैठे हुए, उस कुर्सी पे बैठे हुए कि पहले अवामी नुमाइंदे ठीक होंगे फिर मुल्क ठीक होगा। सर, ऐसा नहीं होता। पहले मुल्क ठीक होते हैं फिर लोग ठीक होते हैं, पहले अवाम ठीक होते हैं फिर अवामी नुमाइंदों की बारी आती है। महताब साहब, अवाम पर टैक्सों का बेतहाशा बोझ है और फिर इस पर मज़ीद कुर्बानियाँ मांगी जाती भी हैं, लेकिन हुक्मरान कह रहे हैं कि जी हम तो अपनी मर्जी से रहेंगे, हम तो ये, हम तो फलां, हम तो ढिमका। ये क्या चल रहा है सर? शहबाज शरीफ साहब अपनी 75 रुकनी जहाजी काबीना का साइज कम करने पर राजी नहीं हैं, हुक्मरान तबका मरात पर कोई बात करने को तैयार नहीं है और अब साबिक और मौजूदा चेयरमैन सेनेट की मरात में बेतहाशा इजाफा किया गया है। क्या तफसील है इसकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बुनियादी तौर पे ये एक ऐसे वक्त में ये बिल जो है वो पार्लियामेंट से पास हुआ है जब अभी एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है, जो आपने देखा कि पाकिस्तानी जो है जो होपलेस है और इल्लीगल तरीके से पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक हादसे में जो है वो जा बहक हुए हैं। और पाकिस्तान में स्टैगफ्लेशन है, यानी लो ग्रोथ है, हायर इन्फ्लेशन है। एक ऐसे वक्त में जब ऑस्टेरिटी की हुकूमत बात कर रही थी और एक ऑस्टेरिटी कमेटी बनी, उस ऑस्टेरिटी कमेटी की रिकमेंडेशंस मंजूर हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अभी अगर आप देखें तो सैलरीज इंक्रीज़ चेयरमैन सेनेट के लिए,
फिर उसके बाद बैरून मुल्क, अंदरून मुल्क उनके जो सफरी अखराजात है वो गवर्नमेंट अपने एक्सचेकर से पूरे करेगी, उनका किराया जो है, रेंट जो है वो हुकूमत पूरा करेगी, उनके लिए जहाज़ वो रिक्विजिट कर सकते हैं एरोप्लेन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्सचेकर। उसके अलावा टेलीफोन के बिल, उनके सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है वो किसी तरह की भी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस उनको ग्रांट कर सकती है। ये इस टाइम में जहाँ पे पाकिस्तान के लोग स्टैगफ्लेशन का सामना है, उनके ज़ख्मों के ऊपर नमक पाशी के मुतरादिफ है इस तरह की लेजिस्लेशन, और मैं समझता हूँ कि इसको किसी सूरत भी इंडोर्स नहीं किया जा सकता। मेहताब, मुझे तो ये प्रॉब्लम हो रही है कि हम यहाँ बैठ के ये कोई माहौल है कि इसमें ये डिस्कशन की जाए। इन्होंने कैसे सोचा, और फिर इन्होंने सोचा कि हम चुप करके बैठेंगे सारे। वेल, ज़्यादातर मुल्क तो चुप ही कर जाएगा, कर क्या सकते हैं, लेकिन फिर भी एक शर्म नाम की भी एक चीज़ होती है। खैर, ये बताएं कि अरकान पार्लियामेंट का शुमार ऑब्वियसली एलीट्स में होता है। दीज आर द एलीटेस्ट ऑफ द एलीट्स ऑफ आवर कंट्री, और शायद होना भी चाहिए। सरकारी गाड़ियों के बजाय अपनी ज़ाती गाड़ी क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये बहुत बड़ी बात है। अपने अपने बड़े बड़े मकानात हैं, ज़्यादातर इनके अपने हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सरकारी रिहाइश गाहें चाहिए और फिर किराए भी चाहिए। मतलब आई एम सॉरी। अच्छा, बताएं कि खजाने को इसका कितना बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा बेसिकली आवाम को? There is a handful जो कि एक्चुअली बसों पे सफर करते हैं और किराए के घरों में रहते हैं। ड्रॉप इन द ओशन, परवेज रशीद जैसे लोग भी इसी सेनेट का हिस्सा हैं। एक और नाम ले लें। और भी 2-4 नाम ही है, इससे ज्यादा नहीं है। मतलब अगर 100 में हम 2-4 नाम ले रहे हैं तो फिर ना लें, डजंट मैटर। जी बताएं मेहताब। देखें, अभी मैं समझता हूँ कि अगर इसको वर्कआउट किया जाए तो इट विल रन्स इनटू मिलियंस। अब एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान इस टाइम एक इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है और पाकिस्तान का जो आम आदमी है वो फूड इन्फ्लेशन कोई 50% के लगभग वो बर्दाश्त कर रहे हैं, और 50% मैं आपको बताऊं, जब ये 50% को टच कर जाएगी तो इसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, और जनरल इन्फ्लेशन भी 36 से 38% के दरमियान खड़ी है। एक ऐसे वक्त में इस तरह की मराहत किसी तौर पे भी उनको जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। और देखें, अल्लाह का करम है इन लोगों के ऊपर, लेकिन ये नेशनल एक्सचेकर को थ्रो अवे स्टाइल में अपने ऊपर खर्च करने को जायज़ करार दे रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि किसी तौर पे भी जायज़ नहीं। और एक ऐसे वक्त में जब लोग इस मुआशी मुश्किल सूरत हाल में उनके साथ खड़ा होने की ज़रूरत है, और पार्लियामेंटेरियंस को जो पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे हैं, चाहे वो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हो या अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हो, ये पाकिस्तान के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनको तो इस इन्फ्लेशन, बढ़ती हुई इन्फ्लेशन में पाकिस्तान का जो आम आदमी है उसकी तरह का तर्ज ज़िंदगी अपनाने की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान की अशराफिया अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। वो भले लाइफस्टाइल रखें लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल एक्सचेकर। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस तरह का बिल, और पर्सन स्पेसिफिक बिल, ठीक है आपका पोर्टफोलियो है, आपकी पोजीशन है, लेकिन एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान के लोग शदीद मुश्किलात के अंदर हैं, ये किसी तौर पे भी इसको ना इंडोर्स किया जा सकता है और ना ही इसको मैं समझता हूँ कि उन्हें भी जायज़ करार देने की कोई कोशिश जो है वो करनी चाहिए। मेहताब, आपने दरिया को कूज़े में बंद किया। यू एक्सप्लेन इट सो वेल कि टाइमिंग भी एक चीज़ होती है ना। मतलब हमारे जो आलमी मौशी इदारे हैं वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरात की बात कर रहे हैं। हमें पता है कि IMF से हमारी शायद ना ही डील बने, अल्लाह करे कि बन जाए, दीगर मामलात भी सबके सामने हैं, और इस माहौल में अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं। आई एम सॉरी, अल्लाह भी देख रहा है कि इधर क्या हो रहा है। और ये जो मेहताब ने कहा है ना, एट द कॉस्ट ऑफ द नेशनल एक्सचेकर, भाई आप अमीर हैं, करें, और अपने आप जो आपकी स्टैंडिंग है आप उसके मुताबिक रहें। नोबडी इज गोइंग टू क्वेश्चन यू। हमसे क्यों ले रहे हैं? हालात देखें ज़रा। और सबसे अफसोसनाक बात है, वैसे तो सारे पॉलिटिशियंस एक दूसरे को, मतलब कि आई डोंट इवन वांट टू यूज़ द वर्ड, दे डू नॉट अग्री विद वन अनदर। अगर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों, लेकिन इसमें तो हाई फाइव्स चल रहे हैं। व्हाई नॉट? दे आर ऑल गोइंग टू अग्री विद वन अनदर। मुझे वाकई ये रिटायरमेंट के बाद ताहयात 12 मुलाजमीन की नहीं समझ में आई बात। शर्मनाक बात है, और क्या शर्म आनी वैसे, चाहिए। और बजाय इसके कि वो फलां करता है, धमका करते हैं तो हम भी करेंगे। भाई आवाज़ उठाओ ना कि कोई भी ना करे, वो भी ना करे और तुम भी ना करो।
सो ये होना चाहिए ना। चलें, बहुत ही ज़्यादा आप हाई फाई हैं, अपने आप को एलीट समझते हैं, आपको इस ओहदे पे बिठा दिया गया, एक मुलाजिम ले लें साथ में। मतलब लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और व्हाई शुड वी ब्लेम देम? जाओ, जो जा सकता है जाए। मतलब हम तो फिर बैठ के इधर यही कहेंगे ना कि इवन एट द कॉस्ट और एट द रिस्क ऑफ योर ओन लाइव्स गो, बिकॉज वी सी कि आपके लिए कितने जेन्युइन हैं आपके अपने लीडर्स। मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि जहाँ जब इलेक्शंस होंगे ना, आपके इलाके में जो खड़ा हो रहा है, अगर बहुत अमीर है तो उसको वोट ही ना दो। ही इज गोइंग टू वर्क फॉर हिमसेल्फ, ही इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। वैसे आपको बताना था कि अगले हफ्ते ईद है। यस, चांद नजर आ गया। चांद नजर आ गया। हम ये बात क्यों नहीं कर रहे कि चांद नजर आ गया? कुछ माहौल बेहतर होता, कुछ मामलात बेहतर होते तो जाहिर है चांद से ही हम प्रोग्राम का आगाज करते। पाकिस्तान में जिल हज का चांद नजर आ गया है। ईद उल अज़हा 29 जून जुमेरात के रोज होगी, सो नेक्स्ट थर्सडे वी आर टॉकिंग अबाउट। और हज का रुकन आज़म यानी वकूफ़ अरफा 27 जून मंगल को अदा किया जाएगा और सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 28 जून को मनाई जाएगी। तो हम एक दिन बाद हैं बाय द वे। बांग्लादेश और भारत में भी ईद जो है वो 29 जून को ही जुमेरात को होने जा रही है इंशाल्लाह। You know what that means? A long weekend. A long weekend, yes. 4 days off? Yes. Not bad. So 4 days off क्या, बल्कि हज के दिन भी आपको पता है ना छुट्टी होती है। मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ, हम तो आपके तो साथ ही होंगे। होती, हम तो ईद उसके अगले दिन और उसके अगले दिन भी आपके साथ ही होंगे मोस्ट लाइकली। बट यस, अदरवाइज लोग प्लान कर सकते हैं कुर्बानी वगैरह करने के बाद। अगर आपने कहीं ट्रैवल करना है, आपका पहाड़ देखने का दिल चाह रहा है तो जाइए, बेहतरीन मौसम है। इसके बाद जो है ना बारिशें शुरू हो जाती हैं तो वो लैंडस्लाइडिंग, सैलाब। मेरी ऐप जो है ना अब्दुल्ला, आपको पता है ना, वेदर ऐप मैंने हमेशा खोली होती है, तो इट डज सीम दैट इट्स गोइंग टू बी अ बिट ऑफ ए रेनी ईद। लेकिन एट द सेम टाइम आज है 20 तारीख और महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज से गर्मी बढ़ना शुरू होगी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में और 24 तक पारा खासा ऊपर जा सकता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे और चेयरमैन पीसीबी के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मामलात ऐसा लग रहा है अब हल हो रहे हैं। नजम सेठी पीसीबी चेयरमैन की दौड़ से खुद ही आउट हो गए हैं। ज़का अशरफ की राहें हमवार हो रही हैं। नजम सेठी ने खुद को चेयरमैनशिप की दौड़ से बाहर कर लिया। अपनी ट्वीट में उनका कहना था कि शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान तनाज़े का सबब नहीं बनना चाहता। इस तरह का अदम इस्तेहकाम पीसीबी के लिए ठीक नहीं है। मौजूदा सूरत हाल में अब मैं चेयरमैनशिप का उम्मीदवार नहीं हूँ। याद रहे कि चेयरमैन पीसीबी की तकर्री पर पीसीबी और नून लीग में इख्तलाफात थे। नजम सेठी की चंद दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई थी जिसमें शहबाज शरीफ ने नजम सेठी पर एतमाद का इजहार किया था, जबकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि खेलों की वजारत उनके पास है। पीसीबी का सरबराह भी उन्हीं का नामजद करदा होना चाहिए। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी मुद्दत आज रात 12 बजे ख़त्म हो रही है, जिसके बाद चेयरमैन पीसीबी की तकर्री का अमल शुरू किया जाएगा। इसी पे हम बात भी करेंगे। आज हमारे गेस्ट हैं एहसानुर रहमान मज़ारी, जो कि वज़ीर बैनुल सूबाई राब्ता है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा जी, आपसे सबसे पहले तो हम यही पूछना चाहते हैं कि बहुत सी वैसे तो बातें हैं लेकिन पूछ आपसे ये लेते हैं, चेयरमैन पीसीबी की तकर्री का मामला जो है वो शुक्र है कि आप किसी नतीजे पे पहुंचा, क्योंकि बीच में लग नहीं रहा था कि किधर बात जाएगी। नजम सेठी ने खुद को चेयरमैनशिप से आउट कर लिया है, तो आउट हो गया। अब तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं ज़का अशरफ ही चेयरमैन पीसीबी बनते नज़र आ रहे हैं, तो ये आपके लिए खुशी की बात है? हाँ जी, देखिए मैंने पहले जिस तरह अर्ज़ किया कि जो उनकी मुलाकात हुई थी उनमें खबर चली थी जियो पे कि जी मुझ पर एतमाद किया गया है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो ऑफिशियल वर्जन था उसमें इस तरह की कोई बात नहीं की थी। उसमें खाली यही डिस्कस हुआ था कि एशिया कप के लिए इंडिया यहाँ आए, तो एशिया कप के लिहाज से जो इंडिया नहीं आना चाह रही थी और वर्ल्ड कप के उसके जो है जो इंडिया में हो रहा है उसके ऊपर बात हुई है। प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफिशियल वर्जन जो है वो कुछ और था जी। अच्छा, अगर ज़का अशरफ पहले भी होता है ना कि पॉलिसी का तसलसल रहा है, अगर आ जाते हैं तो इससे सेठी साहब के फैसलों पर तो असरात मुरतब नहीं होंगे सर? ऐसा एशिया कप और वर्ल्ड कप से मुताल्लिक जो भी उमूर तय हो चुके हैं वो उसी तरह आगे चलेंगे या नज़रसानी हो सकती है उन पर? देखिए जी, जो सेठी साहब थे वो जो हैं आए थे टेम्पररी मैनेजमेंट कमेटी के हेड। जब हमने 2014 क्रिकेट बोर्ड का जो है पीसीबी का हमने जो इनका था कॉन्स्टिट्यूशन हमने बहाल किया था, उनका खाली एक ही मैंडेट था कि आपने रीजन्स के इलेक्शन कराने हैं और आपके जो भी समरी जब नाम आएंगे पीएम हाउस से जो नेक्स्ट मैनेजमेंट आएगी वो, इनका कोई उसमें नहीं था कि जी और डे टू डे अफेयर्स देखने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। तो लिहाजा हमने महीना पहले समरी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजी हुई है विद द रिक्वेस्ट के ज़का अशरफ साहब के नाम को
भी कंसिडर किया जाए फॉर द स्लॉट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि आपको जैसे मालूम है ये मिनिस्ट्री जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, तो लिहाजा हमारा ये हक बनता है और हमारा राइट बनता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ IPC के अंडर आता है, तो लिहाजा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका एहसान रहमान मज़ारी साहब। अपैरेंटली ये कभी भी कोई इतना कंटेंशियस टॉपिक था ही नहीं। हाँ, सो अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल हैं भट्टी साहब। भट्टी साहब हैं, तो भट्टी साहब अब बताइए, मामला तकरीबन तय हो गए और नजम सेठी साहब जा रहे हैं, ज़का अशरफ आ रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल अब्दुल्ला, जो मामलात हैं वो ये हैं, मज़ारी साहब अब से कोशिश नहीं कर रहे, पिछले कई महीनों से कोशिश जब से बने हैं नजम सेठी साहब। बिल्कुल, बल्कि नजम सेठी साहब पिछले महीने लंदन गए थे, वहाँ उन्होंने नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की थी। पिछले दिनों वो शहबाज शरीफ साहब के साथ जब मिले तो इसहाक डार और एहसन इकबाल साहब भी उनके साथ थे, तो वो उनकी पूरी कोशिश थी कि वही अगले 3 साल के लिए PCB के चेयरमैन बने। लेकिन ये जो PDM की कोalition गवर्नमेंट है, इसमें पीपुल्स पार्टी ने काफी प्रेशर बिल्ड किया हुआ था PMLN पे के PCB चेयरमैन उनका होना चाहिए। और फाइनली जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि 4 दिन पहले सेठी साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से ये कहा गया कि अब आप इस्तीफा दे दें, क्योंकि अब आपको हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि ये भी इत्तला थी कि जरदारी साहब काफी नाराज थे और उसी नाराजगी में एक वो चेयरमैन नादरा वाला इशू था, एक ये इशू था, जरदारी साहब दुबई चले गए थे। तो फिर अब फाइनली जब 4 दिन पहले ये तय पा गया कि ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे ये PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नॉमिनेट होंगे और ज़का अशरफ साहब दूसरी टर्म में भी PCB के चेयरमैन बनेंगे। लेकिन ये जो मज़ारी साहब कह रहे थे कि उनका मैंडेट जो था वो सिर्फ इलेक्शन करवाना था, लेकिन सेठी साहब के प्लान जो थे वो तो काफी लंबे चौड़े प्लान थे। लेकिन जाहिर है इस वक्त जो PDM के मामलात हैं उसकी वजह से सेठी साहब को लाइफलाइन मिल नहीं सकी। अच्छा, पर अजीब सी बात लगती है ना, PDM के मामलात हैं, वेरएज हम इसकी कंपैरिजन क्रिकेट के साथ कर रहे हैं। कितना इंडिपेंडेंट होना चाहिए वैसे तो दोनों चीज़ों को। हैविंग सेड दैट, भट्टी साहब, क्या चेंज होता है ऑन द ग्राउंड फॉर क्रिकेट? कोई चीज़ चेंज होती है ज़का अशरफ के आने से, नजम सेठी के जाने से? देखिए हुमा, बिल्कुल चेंज होता है, क्योंकि सेठी साहब पिछले 7-8 महीने से PCB के मामलात को देख रहे थे, जिसमें एशिया कप के हवाले से हाइब्रिड मॉडल का उन्होंने बहुत ज्यादा उसमें काम किया। वर्ल्ड कप जो आने वाला है इंडिया में, अभी उसके वेन्यूज पाकिस्तान के फाइनल नहीं हुए। फिर ICC चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 में होनी है, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट ICC के साथ है वो अभी तक पाकिस्तान ने उस पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि पता नहीं है कि 2 साल बाद इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी। लेकिन जाहिर है जब फैसलों में तसलसल ना रहे, जब लीडरशिप चेंज हो जाए, तो उसके बाद आपको पता है कि नया एक चेयरमैन आएगा, उसको समझने में, देखने में और अपनी मैनेजमेंट टीम बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन मेरा ख्याल चेंज होने से तो फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन टाइमिंग इस वक्त दुरुस्त नहीं है। इंडिया में बहुत मजाक उड़ रहा है कि भाई पाकिस्तान में तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने मामला ठीक नहीं है, वो हमसे कह रहा है कि एशिया कप के हमें 4 मैच दे दें, हमें 5 मैच दे दें, हम वर्ल्ड कप में फला जगह खेलेंगे, फला जगह नहीं खेलेंगे। तो PCB के जो इन हाउस मामला हैं, बल्कि जिस तरह मज़ारी साहब बात कर रहे हैं, देखें क्रिकेट ICC का जो एक मैनिफेस्टो है और आइन है, उसके मुताबिक गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस तो ICC मांगता नहीं है। शायद मैंने पहले आपके प्रोग्राम में कहा था कि अगर ICC को भिनक पड़ गई कि गवर्नमेंट मुदाखलत कर रही है PCB के मामलात पे, तो PCB की जो मेंबरशिप है वो मुअत्तल भी हो सकती है। और $16 मिलियन की जो सालाना ग्रांट ICC की तरफ से मिलती है, जिस पर बहुत ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फोकस होता है, वो ग्रांट भी मुअत्तल हो सकती है। लेकिन फाइनली ये टग ऑफ वॉर प्रोलॉन्ग हो ही नहीं सकती थी, अफोर्ड ही नहीं कर सकता था PCB। नहीं कर सकते थे, बिल्कुल नहीं कर सकते थे। लेकिन सर पे डंडा भी था। सर पे डंडा भी। तो फिर हम नहीं बात करेंगे, फिर हम नहीं कहेंगे कि कोई इसमें मुफाहिमत हुई है। हाँ, हमें ऐसी, ये तो बड़ा नेचुरल किस्म की डिसीजन मेकिंग थी। भट्टी साहब थैंक यू भट्टी साहब। बट जो भी हो, क्रिकेट के मामलात वी होप के बेहतर तरीके से आगे बढ़े। और वन गुड थिंग वी हैव स्टिल वर्किंग।
कराची में हमने आपको बताना है कि जानवरों का क्या मामला चल रहा है, कितने में मिल रहे हैं, लेकिन मिल तो रहे हैं, चोरी भी हो रहे हैं साथ साथ। क्योंकि चांद नज़र आ गया, अब ज़रा रौनकें बढ़ रही हैं मवेशी मंडियों की, लेकिन हम इस बारे में चोरी करके जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है बाय द वे, सो हूएवर इज डूइंग दैट वैसे ही जस्ट अ रिमाइंडर अगर भूल गए हो आप लोग तो। अच्छा भाई, ईद की चांद की बात तो हमने कर ली है, लेकिन साथ में और चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर कराची में कुर्बानी के जानवरों की चोरी की वारदातें देखने को मिलती हैं, और हुमा याद करा रही थी सबको कि चोरी किए हुए जानवर की कुर्बानी नहीं हुई, तो हमें किसी ने ट्वीट किया कि चोरी किया हुआ जानवर बेच देते हैं और फिर जो पैसे आते हैं उससे नया जानवर हंसले बेशक आपका अगर दिल चाह रहा है, बट दिस इज नो जोक। हाँ, उसकी भी नहीं होती, उसकी भी नहीं होती है। इतना अगर इतने लेवल एक्सट्रीम पे जाना है तो मुर्गी की कुर्बानी कर लो फिर। नहीं ना करें फिर, मतलब खैर बाज़ तो गिरोह रिपोर्ट हो रहे हैं, बाज़ लोग असलहे के ज़ोर पर जानवर छीन कर लेकर जा रहे हैं। आमतौर पर वैसे चोरों का निशाना ना मासूम बकरे होते हैं जिन्हें वो मौका मिलने पर आसानी से रिक्शे या कार वगैरह में डालते हैं और लेकर भाग जाते हैं। और लेकिन अब बड़े जानवरों की चोरी की वारदातें अजीब सी बातें हैं। बाय द वे मुर्गी की कुर्बानी की हम बात करें, दैट्स अ जोक, ये तो हम वैसे ही कह रहे हैं बिकॉज़ हालात देखें जरा क्या हुए हैं। अच्छा, शारा फैसल पे एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर से गाय चोरी की गई है बाय द वे, लेटेस्ट असद के मुताबिक कैसे उसको सुबह 7 बजे चारा डालकर किसी काम से बाहर आया और पीछे गया तो वापस गाय गायब थी। अच्छा, आपको पता है लाहौर में समनाबाद में सालों पहले की बात है, मेरी खाला के घर से गाय चोरी हुई थी एंड वी ऑल केप्ट थिंकिंग कि कैसे, तो वो हमें लगा कि कोई फट्टा वट्टा प्लान घर के अंदर से गाय को हाँ वो पूरा उसके लिए स्लोप बनाया, उसको बांधा, वो स्लोप से गाड़ी में डायरेक्ट ट्रांसफर की और उसके बाद मतलब गाय थी ना, अगर आई एम सॉरी इफ इट वाज अ ह्यूमन एंड स्पेशली अ फीमेल, तो सवाल ये होता कि क्या खुद भागी थी? तो गाय खुद भी तो भाग सकती है, नहीं? व्हाई? ज़ीशान शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम कर लेते हैं। ज़ीशान, ये स्ट्रीट क्राइम्स ऑब्वियसली पहले थे कि कराची में कुर्बानी के जानवर भी चोरी हो रहे हैं, क्या रिपोर्ट हो रही हैं वारदातें, क्या पुलिस हुकाम का बताना है इस सिलसिले में? देखिए, स्ट्रीट क्राइम तो कराची का अब एक हिस्सा बन चुका है, लेकिन जो ही ईद कुर्बान करीब आती है तो शहर में एक मुख्तलिफ जो क्रिमिनल एलिमेंट है, जराइम पेशा अनासिर, वो बाहर आ जाते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि जो जानवर हैं, जो जितने भी ये जो कुर्बानी के लिए जानवर लाए जाते हैं, इनकी लागत ये लाखों रुपए तक जाती है, करोड़ों रुपए में जाती है, तो इसलिए एक प्रॉपर लोग, असलाह बरदार लोग हर साल जो ही ईद करीब आती है तो ये जानवर चोरी भी करते हैं, असलहे के ज़ोर पे लेके भी जाते हैं। ये वाक़यात हर साल के हैं, अब ये हिस्सा कराची का बन गए हैं। जो ही ईद कुर्बान का सीज़न आता है, मंडियां लगना शुरू होती हैं, लोग अपने घरों में गलियों में लाके जानवर बांधना शुरू करते हैं, तो इसी तरह से जराइम पेशा नासिर भी एक्टिव होते हैं और जानवरों के वो भी अपना इस सीज़न को अपना सीज़न कंसिडर करके डकैती की, चोरी की वारदातें करते हैं। ये हर साल हमेशा कराची में ये चीज़ देखने में आई है। तो ज़ीशान, इसका मतलब है कि पुलिस भी एक्शन में है, इस मामले पर मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं? देखिए, इस साल की अगर हम बात करें तो अब तक 4 वाक़यात सामने आए हैं, जिनमें से एक शारा फैसल में जो शहरी अपनी रात भर वो मंडी में मौजूद था और दिन में वो अपनी जो गाय थी लेकर आ गया था, और बाउंड्रीड जो वो बाउंड्रीड सोसाइटी थी उसके अंदर से उनकी गाय चोरी हो गई थी। इसी तरह से औरंगी टाउन में भी 2 वाक़यात ऐसे रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से एक का मुकदमा दर्ज कराया गया था, हम दूसरे का मुकदमा ताहल दर्ज नहीं किया गया, जो जिनके साथ ये वारदात हुई उनकी जानिब से। तो वहाँ पे भी तकरीबन 3-4 गायें जो हैं असलहे के ज़ोर पे, तकरीबन 4 अफराद जो कि मोटरसाइकिलों पर आए थे, 4 मोटरसाइकिलों पे 8 अफराद आए थे, वो गन पॉइंट पे गायें छीन के ले गए थे। इसके अलावा फ्रेर की हदूद में भी एक वाक़या ऐसा पेश आया है जहाँ पे गाय को चोरी करके मुल्ज़िमान को ले जाते देखा जा सकता है। इन सब की CCTV फुटेजेस भी वाक़यात की आई हैं। तो इन वाक़यात में यह है कि 3 वाक़यात के मुकदमात दर्ज हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तफ्तीश जारी है, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है। कि नॉर्दर्न बाईपास पर जब मवेशी मंडी लगी है, शुरू में तो बड़ा शोर था, सोशल मीडिया बहुत, आपको पता ही है, चीज़ें वायरल कर देता है गैर ज़रूरी तौर पर भी, बात झूठ होती हैं बात सच, लेकिन लोग डर रहे थे, कतरा रहे थे वहाँ जाते हुए। नोटोरियस है ना वो इलाका, वो रास्ते में लोग जा रहे हैं। पुलिस ने कहा जी हमने बड़े इजाफी इंतजाम भी किए हैं। तो अभी लेटेस्ट क्या है वहाँ से, पुलिस का क्या मौक़िफ़ है कि सब ठीक ठाक चल रहा है?
देखिए, अगर हम अमन अमान की सूरत हाल की बात करें, जो नॉर्दर्न बाईपास पे नई मंडी लगी उस हवाले से, तो शुरू में जो ही ये मंडी लगी थी तो सोशल मीडिया पे बहुत गलत दूसरे शहर की वीडियोस वायरल होना शुरू हुई थी। उसकी वजह से शहरियों में खासी घबराहट देखने में आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हो गए थे। ये किसी प्रॉपर मीडिया पे रिपोर्ट नहीं हुआ है, बल्कि ज़्यादातर सोशल मीडिया पे गलत खबरें रिपोर्ट हुई, जिसकी वजह से लोग खासा परेशानी में मुब्तला हो गए थे। ये देखना भी ज़रूरी है कि जो जराइम पेशा अनासिर होते हैं वो शहरियों के खौफ से भी फ़ायदा उठाते हैं, और इसी दौरानिए में मुतादिद ऐसे वाक़यात पेश आए हैं कि जो सुपर हाईवे से मुतसिल जो पतली गलियाँ, जो सुनसान सड़कें हैं, वहाँ पे लोगों ने वारदातें की हैं। ताहम इस सब के बाद में पुलिस ने, क्योंकि ये इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया था, तो जो सुपर हाईवे की मवेशी मंडी है उसके गिरदोनवा में, इसके अलावा जो मेन सुपर हाईवे है वहाँ पे भी पुलिस की नफरी तैनात की गई है। पुलिस की जानिब से पेट्रोलिंग भी की जा रही है ताकि कोई रोड पे ऐसा वाक़या पेश न आए। लेकिन साथ साथ ये शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि जो ही अगर वो अपनी जानवर वगैरह लेने के लिए जा रहे हैं तो कोशिश करें कि जो गिरदोनवा की सुनसान सड़कें हैं वहाँ से वहाँ उसको अवॉइड करें, क्योंकि मेजॉरिटी जो शख्स भी अपना जानवर ख़रीदने के लिए जा रहा है उसके पास लाजमी भारी रकम मौजूद होती है, और ये लोग हदफ बन जाते हैं अगर किसी गलत रास्ते से जाएं या एहतियात ना करें। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। थैंक यू ज़ीशान फॉर स्पीकिंग विद अस। अच्छा, इस साल जा रहे हैं आप मवेशी मंडी? नहीं, मैं प्रेफर करता हूँ कि जो कोई ऐसे चलते फिरते व्यापारी, लेकिन पहले कुछ साल पहले, बिकॉज हमारा शो तो सालों से चल रहा है, लेकिन आपको शौक होता था ना, यू यूज्ड टू गो। पता है, आई थिंक व्हेन यू grow older. We are not old. हाँ, we are not. Anyway, चले हम नहीं जा रहे, लोग बच्चों का शौक होता है ना ज़्यादा, नौजवानों का शौक होता है, बिल्कुल ही नौजवान जो होते हैं उनका शौक ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा वाले। हाँ, बहुत ज़्यादा वाले नौजवान। अच्छा, एनीवे जी, मवेशी मंडियों का क्या हाल है, व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर देयर, और लोग जानवर खरीद भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि महंगाई का भी इस पर कहा जा रहा है कि जानवर बहुत महंगे हो गए। वैसे ही ओवरऑल इतनी महंगाई है, जाते हैं, पता है क्या, जानवर अगर ना भी महंगे हों, बच क्या रहा है, मतलब क्या मतलब बच क्या रहा है, लोगों के पास पैसे कहाँ हैं कुछ भी करने की जिंदगी में। बिजली के बिल अब हार्ट अटैक दे रहे हैं लोगों को, तो जाहिर है बड़ा मुश्किल है ये सुन्नत की अदायगी करना भी। बट अल्लाह मियाँ सबको दे, इस्तिदाद दे, तौफीक दे, और सब अपनी ईद जो है खुशियों के साथ मनाएं। राना जावेद हमें कराची से बताएंगे कि क्या कीमतें चल रही हैं। जी, मैं इस वक्त कराची नादरन बाईपास पर जो मवेशी मंडी लगाई गई है इसमें मौजूद हूँ। जो रश यहाँ होना चाहिए था वो रश तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी देर घूमने के बाद हमें कुछ दोस्त नज़र आए जो आप देख सकते हैं इधर के मुख्तलिफ जानवर ख़रीदने में मसरूफ़ हैं, और काफ़ी देर से ये लोग घूम रहे हैं। और इनकी क्या बातचीत हुई, जानवर मिला नहीं मिला, क्या अपडेट है? मंडी में रेट बहुत हाई है, नाजायज़ मांग रहे हैं, बस ये कह रहे महंगाई हो गई, वंडा महंगा है, चारा महंगा है, बस यही बता रहे हैं। आपने ख़रीदारों की तो बात सुनी, लेकिन यहाँ पे व्यापार भी मौजूद है। महंगे इस वजह से 1 किलो कल हम लोग 150 रुपये लेता हूँ, इधर मंडी के अंदर आता हूँ एक जानवर के लिए 4000 रुपये लेता है, पहले 1300 रुपये था। इसकी वजह से सब कुछ महंगा है। एक तंबू लगाता हूँ इसको 14000 रुपये देता हूँ, एक ड्रम पानी 550 रुपये, पिछले मंदी से बहुत कम है। ये लोग डरता है, रास्ते की वजह से डरता है, मेरा ख्याल शोर मोर कोई लूटा होगा, इसकी वजह से नहीं आ रहा है गिराक। जब रोज़ाना की बुनियाद पर ये इन चीज़ों का रेंट दे रहे हो, पानी ख़रीद कर जानवरों को पिला रहे हो, चारा महंगा ख़रीद रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि जानवर फिर महंगा हो ही जाता है। तो ये इस वक्त मंडी की सूरत हाल है कि व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने महंगे नहीं किए, बल्कि चीज़ों की वजह से जानवर महंगा है। ख़रीदारों का ये कहना है कि एक तो उनकी गुंजाइश नहीं है, क़ुव्वत ख़रीद इतने नहीं है। अभी को खास रश है नहीं। राना जावेद के पीछे हम बैल देख रहे थे। आज है अब्दुल्ला, यू वर सेइंग लाल बैल बहुत महंगी वाली होती है। महंगी वाली नहीं होती, आई लाइक द रेड ब्राउन कलर बेसिक। चांद बैल महंगी वाली होती है। कोई भी बैल महंगा वाला हो सकता है हुमा, इट डिपेंड्स ऑन कोई ऐसी ब्रीड है, साइज, वजन, खूबसूरती। सो यस। अच्छा, साहिवाल का जो वैसे हमारा जो टिपिकल साहिवाल का जो जानवर है ना, वो खासा महंगा होता है। एक तो ऑथेंटिक ओरिजिनल साहिवाल मिलता नहीं है, जिसकी झालर समझती हैं? हाँ, वो जो एक गर्दन के नीचे जिसकी झालर लिटरली पैरों के करीब तक पहुंचे, और क्या खूबसूरती। माशरूती उलूम की किताबों में ही आखिरी मर्तबा देखा था मैंने तो वो। अच्छा, लाइव नहीं देखा आपने? SST social studies. No, I do not remember that. You haven't heard that clip? No, मैं इनाया की मम्मा बात कर रही हूँ SST वाला। अच्छा, ये मैं अभी आपको कुछ और दिखाते हैं, मैं ये स्टोरी सुनूंगी क्या है। लाहौर में भी जी बकरा मंडी लगी हुई है, और कौन बता रहे हैं वहाँ से? जाहिद शेरवानी हमें टूर करा रहे हैं।
जी, ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों के लिए लाहौर में आवाम की सहूलत के लिए 8 मंडियाँ लगाई गई हैं और जिनमें से एक मंडी में हम सगियान की मंडी में इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पर इस वक्त जो है ख़रीदारी तो देखने में नहीं आ रही, लेकिन लोगों का रश ज़रूर है। जानवर आ चुके हैं, छोटे जानवर भी हैं, बकरे भी हैं, बैल भी हैं, जबकि यहाँ पर सिर्फ अभी विंडो शॉपिंग की हद तक शॉपिंग की जा रही है और यहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा है। आड़तियों की तरफ से जो बेचने वाले हैं वो मालकान जो हैं जानवरों के, उनका रेट बहुत ज़्यादा है। ग्राहकों के मुताबिक अभी तक जो है उनकी रेंज में जानवर की कीमत नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेंगे और ये एक असाबी जंग होगी और जिसके बाद ये अंदाज़ा होगा कि आड़ती जो हैं वो असाब उनके जवाब देते हैं या ख़रीदार जो हैं जिन्होंने कुर्बानी करनी है वो खरीदने में कामयाब होते हैं। अभी जो ग्राहकों का कहना है, जो ख़रीदार हैं उनका कहना है कि रेट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अभी वो सिर्फ देखने की हद तक यहाँ मंडियों में आ रहे हैं। अभी तक ख़रीदारी बहुत कम हो रही है। जी नहीं, वैसे इनके पीछे थोड़ा सा शोर मुझे और रश नज़र आ रहा है। पता है क्या, अभी तो चांद नज़र आया है, अभी 9 दिन बाकी हैं। सो ओवर द वीकेंड, आज ट्यूसडे है, मेरा ख्याल है फ्राइडे, सैटरडे, संडे को ख़रीदारी होगी और उसके बाद नेक्स्ट वीक के आगाज़। वैसे ये वीकेंड तो एक ही मिलेगा, उसके बाद तो थर्सडे को ईद है। exactly. तो ज़्यादा रश प्रॉबेबली वीकेंड को ही मिलेगा मंडियों में। वैसे पीपल प्रेफर ऑल्सो कि वो ज़रा क्लोजर लें, क्योंकि फिर वो रखना भी होता है घर में। अगर इतने दिन पहले ले लेंगे तो वो आपको पता है, मैंने पिछली दफ़ा 4-5 दिन पहले जानवर ले लिए थे और फिर एक बीमार हो गया। हाँ, और फिर उसको फिर आपको एक और लेना पड़ा था। एक और मैंने एहतियातन लिया था, लेकिन वो जो बीमार हुआ था वो भी, उसको 3 दिन फिर एंटीबायोटिक का कोर्स हुआ। आपने जो रान मुझे दी थी वो किसकी थी? वो एंटीबायोटिक वाली थी मेरा ख्याल है। अभी आज समझ आ गई, ये जो मुझे जो हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं ना 1 साल से, सब समझ आ गया कि किधर से स्टार्ट। एंटीबायोटिक का उसको कोर्स लगा और पता है आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। जानवर वैसे ही बेजुबान है, बीमार हो जाए, जिम्मेदारी है, सो वो इट बिकम्स डिफिकल्ट। ओके, अपने जो भी आपने जानवर अगर तो ले लिए हैं, बहुत से लोग हमें ट्वीट करते हैं, तस्वीर दिखाते हैं, व्हाई नॉट शेयर इट करें। अच्छा जी, मैं अपना वेदर ऐप इस वक्त देख रही थी और वो झूठा, इट्स अ लाई, इट्स अ स्कैम, क्योंकि इस वक्त एज वी स्पीक कह रहे हैं कि जी कराची में बारिश हर रोज कह रहे होते हैं, सड़ी गर्मी, हफ्स में सांस नहीं आ रहा होता। और मोबाइल पे देखें, पर्टिकुलरली ये एप्पल वाली जो वेदर ऐप है ना, इसमें थंडरस्टॉर्म जी कितने हो रहे हैं थंडरस्टॉर्म। लेकिन ऑब्वियसली वी वांट सम रिस्पीट, थोड़ी सी कोई बारिश पूरी हो जाए, लेकिन जब होती है ना वो भी बड़ी तबाही होती है। जैसे कि आपको पता है कि केपी में पिछले हफ्ते कितने लोग मारे गए हैं बिकॉज ऑफ इंटेंस रेन्स। तो हमारे यहाँ भी कुछ वेदर पैटर्न्स अजीब से चल रहे हैं और हमारे पड़ोस में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। हमारे यहाँ आपको पता है बारिशों से इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं और हमसाया मुल्क पे भी हीट वेव ने एक्चुअली वहाँ तो तबाही मचाई हुई है। खत्ते का मौसम महकमा मौसमियात वालों के लिए भी पूरी तरह समझना एक मौमा बना हुआ है। भारत में हीट वेव से 100 से ज़ायद अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। मरने वालों का ताल्लुक उत्तर प्रदेश और रियासत बिहार से है। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है, आज से पारा ऊपर जाना बाय द वे शुरू होगा। 24 जून को दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। 24 जून तक ये मुसलसल ऊपर ही जाएगा। इस्लामाबाद, बालाई इलाके, वस्ती पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, सब जगह टेम्परेचर राइज करेगा। सरदार सरफराज चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, भारत में शुमाली इलाकों में शदीद गर्मी की वजह से 100 लोग हलाक हुए हैं। हमारे यहाँ भी अब बताया जा रहा है टेम्परेचर बढ़ेंगे। क्या प्रेडिक्शंस हैं वेदर पैटर्न्स की? देखिए, पाकिस्तान में गर्मी पड़ तो रही थी, लेकिन उतनी शदीद गर्मी अभी तक नहीं पड़ी है कि हीट वेव किसी सूरत हाल हुई हो। इसलिए उसकी वजह ये थी कि शुमाली हिस्सों में यानी पंजाब, केपी, कश्मीर और जीबी वगैरह उन तमाम एरियाज़ में और बलूचिस्तान के भी बेशतर एरियाज़ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ ना कुछ रेनी स्पेल चल रहा था। आज भी जो कल यानी बारिश हुई है और आज रिपोर्ट हुई है, तो उसमें पंजाब के बेशतर इलाकों में अच्छी तेज़ बारिश रिपोर्ट हुई है। इसी तरह से केपी में बेशतर इलाकों में रहा वो स्पेल। तो इस वजह से हीट वेव आज तक तो नहीं थी, मतलब पाकिस्तान के किसी एरिया में कोई बहुत ज़्यादा गर्मी। लेकिन कल के बाद आज ही इत्तेफाक से प्रेस रिलीज़ अपने इशू की है इस्लामाबाद ऑफिस ने, तो उसमें यही मेंशन किया गया कि अगला जो एक आध हफ्ता है इसमें गर्मी बढ़ जाएगी। पंजाब में 4 से 6 डिग्री एवरेजेस से ऊपर चले जाएंगे टेम्परेचर, और नीचे सिंध में और इधर बलूचिस्तान में भी 2 से 4 डिग्री कहीं और कहीं 3 से 5 डिग्री एवरेज से अबव चले जाएंगे। तो 20 जून से लेकर 24 या 25 जून तक ये एक तरह से स्पेल रहेगा। इसको आप मतलब मैदानी इलाकों के लिए हीट वेव लाइक कंडीशंस कह सकते हैं कि अगले 4-5 दिन जो होंगे उसमें
हीट वेव बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी तो कुछ एरियाज़ में हीट वेव की सूरत हाल पैदा हो सकती है। सरदार साहब, वी आर होपिंग कि जिस तरह हमें खौफ था ना कि साइक्लोन विल हिट अस एंड देन शुक्र है इतनी तबाही नहीं हुई, तो हीट वेव की आपकी फोरकास्ट भी उस तरह नहीं होगी कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और उसके बाद शायद फिर एक स्पेल आएगा। अच्छा, लेकिन केपी की बात इसलिए कर लेते हैं क्योंकि पेशावर, बन्नू, लकी मरवत और खैबर पख्तूनख्वा के जो दीगर इलाके हैं उनमें आंधी और तूफ़ानी बारिशें हो भी रही हैं और होती रही हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में भी हमने देखा है जानी और माली नुकसानात भी हो रहे हैं। तो जून में केपी में ये मौसम, क्या आप इसको क्लाइमेट चेंज, माहौलियाती तब्दीलियों की वजह देंगे जो हो रहा है वहाँ? देखिए, किसी एक इंफरादी इवेंट को ना माहौलियाती तब्दीली से एकदम लिंक करना कोई जैसे कहते हैं ना साइंटिफिक अप्रोच नहीं होती, लेकिन ये ज़रूर है कि मगरबी हवाओं का सिलसिला जून मतलब आधा जून गुजर गया तकरीबन, उसके बावजूद इस तरह का कोई इक्का दुक्का इवेंट हो जाता है। इतना यूजुअली होता नहीं था पाकिस्तान में, यानी मई के शुरू तक, आप कह लें अप्रैल के आखिर तक या मई के शुरू तक, तो मगरबी हवाओं के सिलसिले पाकिस्तान में दाखिल होते रहते थे और उसके नतीजे में बारिश और ये चीज़ें होती थी। लेकिन जून के बस तक जाकर इस तरह की ये बिट ऑफ अनयूजुअल है इस साल। हम कह सकते हैं कि अभी तक जो केपी में पिछले 2-3 दिनों में 2-3 इवेंट्स हुए हैं पिछले हफ्ते पूरे में, तो उसमें ये है एक तरह से गैर मामूली चीज़ है कि इतनी नॉर्मली नहीं हुआ करती थी। तो अब ये स्टडी करने की ज़रूरत है कि वाकई क्लाइमेट चेंज की वजह से है या क्या है, लेकिन इस दफ़ा मगरबी हवाओं का जो सिलसिला पाकिस्तान में आता रहा है वो देर तक, इतनी देर लगी है जो तक तकरीबन आते रहे, खुद एक अनयूजुअल चीज़ है। अच्छा, कराची का मौसम बता दें सरदार साहब, सिंस यूर विद अस, आने वाले दिनों में पर्टिकुलरली ईद पर क्या मौसम रहेगा कराची का? देखिए, मानसून की पेशन गोई तो यही है। अब हमने वेबसाइट पे भी वो इशू करके वो लगा दी है मानसून के जो, यानी जुलाई से लेके सितंबर के एंड तक जो 3 महीने होते हैं उसमें पूरे पाकिस्तान में मामूल से कम बारिशें हैं, ख़ासकर साउथ में। उसमें सिंध और बलूचिस्तान दोनों सूबे जहाँ पिछले साल बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी, तो इस साल मामूल से कम है बारिशें यहाँ पर। केपी के कुछ इलाकों में जो अफ़गानिस्तान के साथ लगते हैं, वेस्टर्न केपी और फिर नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में यानी गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पर मामूल से थोड़ी सी ज़्यादा बारिशें अभी तक की तो एक्सपेक्टेशन ये है। तो कराची का मौसम अगले चंद दिन तो इसी तरह से ही रहेगा। दिन में गर्म और मरतूब और शाम में कुछ बादल ज़्यादा जमा होकर इम्कान हुआ करेगा हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाए। इवनिंग में, रात में या अर्ली सुबह ये रहेगा जुलाई की तरफ बढ़ते हुए जैसे ये मौसम हो जाता है कराची का। तो देखिए, प्री मानसून बारिशें जो है ना मुल्क के शुमाली हिस्सों में इम्कान है। चलिए जी, लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद थे। वी विल सी यू टुमारो। स्टे सेफ।